नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन देखो नीति आयोग के ऊपर बात करेंगे, लेकिन नीति आयोग से पहले अपन बात करेंगे योजना आयोग की, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को योजना आयोग ही पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसको जो है परिवर्तित कर नीति आयोग के अंतर्गत बदल गया। लेकिन इसको बदलने का क्या कारण था वो भी हम बात करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि जो योजना आयोग है वह कब जो है भारत सरकार द्वारा इसे कब लागू किया गया था और इसके क्या कार्य थे, इसकी कार्य करने की प्रणाली थी। फिर 2014 के अंतर्गत जब इसे योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया तो इसके पीछे भी क्या कारण थे, इसके विषय में भी संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि योजना आयोग क्या था। देखो, योजना आयोग की अगर अपन बात करें तो जो योजना आयोग था इसको भारत सरकार ने 15 मार्च जो है आप लोगों का 1950 को क्या किया था, जो है लागू किया था, इसका गठन किया था। अगर अपन बात करें जो योजना आयोग था ये यूएसएसआर मतलब कि समाजवादी मॉडल से प्रेरित होकर भारत सरकार ने इसका क्या किया था, गठन किया था। अब देखो, गठन तो हो गया, लेकिन किस उद्देश्य के लिए इसका गठन किया था वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इसका जो गठन किया गया था वह उसका उद्देश्य ये था कि समाजवादी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाना था। इसका मेन उद्देश्य था कि भारत के लिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजना बनाना था। आप लोगों को पता है कि कई पंचवर्षीय योजना भारत में जो है लागू की गई थी विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। अगर अपन बात करें कई सारी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी, है ना। तो उन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए इसका क्या किया गया था, यहाँ पर जो है गठन किया गया था। अगर अपन बात करते हैं आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं, देखो ये इसलिए पढ़ाना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का एग्जामिनर बना सकता है, और कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा। जब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे मेरे दोस्तों गुलजारी लाल नंदा थे, और अंतिम जो है उपाध्यक्ष की बात करें मोंटेक सिंह आलूवालिया थे। अब आप लोगों से नीति आयोग के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब इसका नाम परिवर्तित नहीं हुआ था, है ना, जब अगर अपन बात करें जब योजना आयोग था तो उसके अंतिम जो उपाध्यक्ष थे वह कौन थे, तो योजना आयोग के मेरे दोस्तों अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आलूवालिया थे। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे बना सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको इंक्लूड किया है। जब हम आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर ये योजना आयोग था तो यह एक क्या था, गैर संवैधानिक निकाय था मेरे दोस्तों। क्या था, गैर संवैधानिक निकाय था। और इसके पहले मैंने आप लोगों को जितने भी आयोग पढ़ा है तो सभी के सभी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि यह एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो है एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है। लेकिन योजना आयोग मेरे दोस्तों एक ऐसा आयोग है जो कि एक गैर संवैधानिक आयोग है, मतलब कि संविधान के अंतर्गत कहीं भी इसका क्या किया गया है, वर्णन नहीं किया गया है। और ऐसे जो आयोग होते हैं समय समय पर सरकार क्या करती है, इनका गठन करती है किसी विशेष उद्योगों की पूर्ति के लिए। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को जब जो है बहुत शानदार तरीके से आयोग का जब पहला लेक्चर पढ़ाया था तो उसके अंतर्गत मैंने बताई थी कि आयोग होता भी क्या है और गैर संवैधानिक क्या होता है और संवैधानिक क्या। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो जो मेरे दोस्तों योजना आयोग है यह एक गैर संवैधानिक निकाय था जब इसको लागू किया गया था, जब इसके तात्कालिक जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके ही जो है अगर अपन बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू तो उनके ही कार्यकाल में क्या किया गया था, इसको जो है इसका गठन किया गया था। और मेरे दोस्तों याद रखना इसके जो अध्यक्ष होते थे जो है पदेन अध्यक्ष। इसका जगह अपन पदेन अध्यक्ष की बात करें वो कौन होता था, जो है भारत का प्रधानमंत्री। तो उस समय कौन थे पदेन जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि वही उस समय क्या थे, आपके प्रधानमंत्री थे। तो याद रखना मेरे दोस्तों योजना आयोग जो था आपका, अब क्या हुआ जब योजना आयोग को कब बंद किया गया आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए। वर्ष 2014 में जब यूपीए सरकार हार गई और एनडीए सरकार जीत गई, मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब एनडीए सरकार का जो है आप लोगों का एनडीए सरकार बनी तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, जो है योजना आयोग की जगह जो है इसे बंद कर जो है योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बनाया। आप लोगों को पता है कि जो है अगर अपन बात करें योजना आयोग की तो इसको बंद क्यों किया गया, सबसे मेन बात ये थी इसको बंद करने के पीछे तात्कालिक जो है बंद करने के पीछे कारण क्या था। तो मेरे दोस्तों इसके जो कार्य करने की प्रणाली थी ना बहुत निम्न स्तर की थी। याद रखना इसके जो कार्य करने की प्रणाली थी ना एकदम निम्न स्तर की थी। और इसके अंतर्गत हम बात करें, अब मैं आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से एग्जांपल देके ये सिखाता हूं। अब अगर योजना आयोग दिल्ली में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति जो है भारत के सभी राज्यों के लिए अगर अपन बात करें योजना बना रहा है, अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें, मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, अगर किसी ऐसे गांव के लिए उसे योजना बनाना है, कोई गांव के लिए, जैसे कि हम बात करते हैं अलीराजपुर और झाबुआ की अगर अपन बात करें, आदिवासी क्षेत्र की हम बात करते हैं, जनजातीय क्षेत्र की हम बात करते हैं, अगर
जो है उसके लिए कोई योजना बनानी है, उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए कोई योजना बनानी है, तो मेरे दोस्तों वह डाउन टू अर्थ हो, मतलब कि वो जो है बॉटम टू अर्थ होगी मेरे दोस्तों, बहुत निम्न स्तर की होगी। तो यहाँ पर क्या किया गया, जो है सही तरीके से रणनीति कर पाना मुश्किल हो रहा था, एवं जो है योजनाओं को लागू करना एवं क्रियान्वयन करना बिल्कुल भी निम्न स्तर का था। अगर अपन बात करें जो है हर एक एरिया की, हर एक क्षेत्र की, देखो भारत एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अनेकता में एकता हिंद की विशेषता वाली चीज़ है, लेकिन हम वही बात करते हैं मेरे दोस्तों, अगर अपन बात करें जो है हर एक क्षेत्र का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे कि हम बात करते हैं जो है संसाधन वहाँ के अलग होंगे, शिक्षा वहाँ की अलग होगी, रहन सहन वहाँ की संस्कृति वहाँ पर अलग होगी, तो हर एक जो है इसके ऊपर वह विशेष तरीके से जो है क्या नहीं किया जा रहा था, इसको क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा था। कई सारे इसके अंतर्गत जो है प्रणाली इसकी बिल्कुल भी निम्न स्तर की थी, इसलिए इसे बंद कर मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया, जो है नीति आयोग का क्या किया गया, यहाँ पर गठन किया गया। हम जब नीति आयोग पढ़ते हैं तो नीति आयोग के बारे में कई सारी बहुत शानदार तरीके से चर्चा करेंगे। अब याद रखना जो हमारा नीति आयोग है इसे बंद कर दिया गया था 2014 के अंतर्गत, और इसके स्थान पर जब नीति आयोग बनाया गया तो उसकी स्थापना कब की गई, तो याद रखना मेरे दोस्तों 1 जनवरी 2014 को नीति आयोग बनाया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल के माध्यम से। केंद्रीय मंत्रिमंडल के माध्यम से मेरे दोस्तों नीति आयोग का गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2014 को किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है नीति आयोग का गठन कब किया गया। अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसकी हम प्रकृति की बात करते हैं, तो यह भी एक क्या है, आपका जो है गैर संवैधानिक निकाय है, लेकिन इसे भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। अब थिंक टैंक क्या होता है ये भी आप लोगों को समझना जरूरी है। थिंक टैंक का मतलब भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन गैर संवैधानिक इसकी प्रकृति की अगर हम बात करें तो ये गैर संवैधानिक है, मतलब कि इसका भी उल्लेख जो है संविधान के अंतर्गत कहीं भी नहीं किया गया है। इसे भारत सरकार का थिंक टैंक क्यों कहा जाता है ये भी आप लोगों को जरूरी जो है पता होना ज़रूरी है। हम बात करें, यह एक ऐसा निकाय है जो भारत सरकार के लिए जो है दीर्घकालीन इनपुट प्रदान करता है, मतलब कि जो है दीर्घकालीन जो है नीति बनाता है, और भारत सरकार के लिए जो है योजना बनाने के लिए अगर अपन बात करें योजना बनाता है और भारत सरकार के समक्ष रखता है। एक दीर्घकालिक थिंक टैंक है जो क्या करता है, भारत सरकार के लिए इनपुट प्रदान करता है और जो है योजनाओं बनाने में जो है आप लोगों का सहायक होता है। वहीं अगर अपन बात करें, देखो इसके उद्देश्य की जब हम चर्चा करते हैं, इसका जो उद्देश्य है वह क्या है, इसको उद्देश्य की चर्चा करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर जो उद्देश्य था, यहाँ पर क्या उद्देश्य था कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बना था, वैसे ही हम बात करें यहाँ पर भी ये उद्देश्य है कि केंद्र एवं राज्यों, अब याद रखना केंद्र एवं राज्यों, याद रखना केंद्र एवं राज्यों को सहकारीवाद के आधार पर, ये बहुत शानदार चीज़ है। देखो केंद्र एवं राज्य को सहकारीवाद के आधार पर दीर्घकालीन नीति बनाने की सलाह देना मेरे दोस्तों क्या है, सलाह देता, सहायता करता है। इसकी प्रकृति क्या, गैर संवैधानिक, भले ये थिंक टैंक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया थिंक टैंक का क्या मतलब, थिंक टैंक क्या, दीर्घकालिक इनपुट प्रदान करना, मतलब कि जो योजनाएं बनाई जाती हैं, दीर्घकालिक जो योजना बनाने की जो नीति है उसमें सलाह देने का ये काम करता है मेरे दोस्तों। सीधी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नीति आयोग के जो हमारे अध्यक्ष हैं, नीति आयोग के जो हमारे अध्यक्ष हैं मेरे दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष जो है भारत का जो पदेन जो है प्रधानमंत्री होता है, वही इसका अध्यक्ष होता है। याद रखना, तो अभी तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए ये इसके अध्यक्ष होंगे, मतलब कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे। तो याद रखना इसका अध्यक्ष कौन होता है, पदेन जो होता है भारत सरकार का जो पदेन जो आपका होता है वह क्या होता है, आपका प्रधानमंत्री होगा। जो भी इस पद पर होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। जैसे नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनता है तो वह इसका अध्यक्ष कहलाएगा, याद रखना है ना। तो अभी प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है, इसलिए इसका अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अगर अपन बात करें मेरे दोस्तों, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष की अगर अपन बात करें, जो नीति आयोग थे उसके प्रथम अध्यक्ष की हम बात करें या उपाध्यक्ष की बात करें, है ना, तो हम इसके जो है अब नीति आयोग जब गठन किया गया था तो प्रधानमंत्री की जो है प्रधानमंत्री के द्वारा ही जो है प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही क्या किया गया था, तो गठन इसका किया गया था। इसीलिए इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वह क्या थे, आपके नरेंद्र मोदी जी थे। लेकिन अगर अपन बात करें उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष कौन थे मेरे दोस्तों, इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी थे, और प्रथम सीईओ की बात करें तो श्री सिंधु सिंह खुरलर थे। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, जब इसका गठन किया गया था मेरे दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके उपाध्यक्ष की चर्चा की गई थी कि उसके उपाध्यक्ष कौन थे, क्योंकि देखो
पदेन जो होते हैं वो तो अध्यक्ष होते ही हैं, लेकिन उपाध्यक्ष का इसका पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष कौन है। तो मेरे दोस्तों, तो जो अरविंद पनगड़िया जो थे, जो प्रथम उपाध्यक्ष थे। वहीं अगर अपन बात करें, प्रथम जो सीईओ थे वो सिंधु सिंह खुरलर थे। लेकिन हम जब वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में जो है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी अभी भी हैं और नरेंद्र मोदी जी के यहाँ इसके अध्यक्ष हैं। लेकिन अभी हम वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि जो उपाध्यक्ष थे वो कौन है। आपके उपाध्यक्ष अभी राजीव कुमार हैं वर्तमान में, और सीईओ कौन है मेरे दोस्तों, अमिताभ कांत है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि अभी उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार हैं, और सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत हैं। अब हम इसकी संरचना पर बात करते हैं। संरचना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी संरचना से किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, इसकी संरचना की जब हम बात करें तो इसको कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे एक अध्यक्ष, शासी परिषद है, क्षेत्रीय परिषद है, पूर्णकालिक ढांचे की हम बात करेंगे, अब जो है विशिष्ट आमंत्रण की हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत सभी तरीके की चीज़ों को हम देखेंगे। तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके की होती है कि इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि एक तो अध्यक्ष होता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, भारत का पदेन होगा, जो भी प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। अब इसके अंतर्गत एक शासी परिषद होती है, एक शासी परिषद होती है मेरे दोस्तों। शासी परिषद मतलब कि गवर्नर काउंसिलिंग होती है। तो गवर्नर जो काउंसिल होती है मेरे दोस्तों, इसमें ये याद रखना कि इसके जो सभी राज्यों के जो सीएम होंगे, मतलब कि मुख्यमंत्री होंगे, वही इसके सदस्य होंगे। जो शासी परिषद है उसके सदस्य कौन कौन होंगे, एक तो भारत के जितने भी राज्यों के आप लोगों के मुख्यमंत्री होंगे उसके सीएम होंगे। वहीं अगर अपन बात करें जितने भी आप लोगों के जो है, अगर अपन बात करें केंद्र प्रशासित राज्यों की, तो केंद्र प्रशासित राज्यों की अगर अपन बात करें, दिल्ली और पुडुचेरी जो है उसके वहाँ पर भी मुख्यमंत्री की व्यवस्था की गई है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री भी सदस्य होंगे, और जो है लेफ्टिनेंट जनरल की बात करें तो सारे लेफ्टिनेंट जनरल भी इसके सदस्य होंगे। तो शासी परिषद गवर्नमेंट काउंसिलिंग की बात करें तो सभी सीएम और लेफ्टिनेंट जनरल इसके सदस्य होंगे। क्षेत्रीय परिषद की हम बात करें, देखो क्षेत्रीय परिषद क्या होता है। क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत क्या होती है कि जो विशिष्ट क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं, जो विशिष्ट क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं ना मेरे दोस्तों, उनको संबोधित करने के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है ना। तो अगर अपन बात करें विशिष्ट जो है क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत क्या है कि जो क्षेत्रीय विशिष्ट क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं उनको संबोधित करने के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। अब इसका जो अध्यक्षता हम बात करते हैं कौन करता है, या तो पीएम करेंगे, मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, या फिर उनके द्वारा कोई नामित व्यक्ति इसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। तो याद रखना क्षेत्रीय परिषद का क्या मामला है, ये भी हमने देख लिया। अब अगर अपन पूर्णकालिक ढांचे की अगर अपन बात करते हैं तो पूर्णकालिक ढांचे की जब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, इसके अंतर्गत ये हम आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो पूर्णकालिक ढांचा के अंतर्गत हमें ये पता चलेगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से सदस्य होते हैं। अब देखो, एक तो उपाध्यक्ष होता है, देखो अध्यक्ष भी हो गया, फिर एक उपाध्यक्ष हो गया। तो एक उपाध्यक्ष होगा मेरे दोस्तों किसके अंतर्गत, पूर्णकालिक ढांचा के अंतर्गत अपन बात करें, एक उपाध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं। 4 इसके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, याद रखना, एक उपाध्यक्ष हो गया, 4 पूर्णकालिक सदस्य हो गए, 4 पदेन सदस्य हो गए। अभी हम इनकी व्याख्या भी करेंगे, बहुत शानदार तरीके से चीजों को सीखेंगे। एक उपाध्यक्ष हो गया, 4 पूर्णकालिक सदस्य हो गए, 4 पदेन सदस्य हो गए, 2 अंशकालिक सदस्य हो गए, है ना। एक उपाध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक, 4 पदेन, 2 अंशकालिक हो गए हैं, और एक मुख्य कार्यपालिका अधिकारी मतलब कि सीईओ हो गया है, और एक हो गया है इनका सचिवालय, है ना। अब अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट आमंत्रण यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक विशिष्ट आमंत्रण की जब अपन बात करें, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा कुछ ऐसे विषय विशेषज्ञों को जो है अपॉइंट किया जाता है, जो प्रधानमंत्री जिन्हें क्या करेगा, जिन्हें जो है अपॉइंट करेगा। इनके अंतर्गत जो विशेष विषयों से संबंधित होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर जो है आमंत्रित किया जाता है। जो कोई विशेषज्ञ होते हैं किसी विशेष विषयों के अंतर्गत, तो यहाँ पर उन्हें प्रधानमंत्री क्या करता है, आमंत्रित करता है और उनका अपॉइंटमेंट करता है ना। अब अपन देखो आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि उपाध्यक्ष के अंतर्गत हमें क्या देखना है। अगर जब मैंने आप लोगों को पूर्णकालिक ढांचे के अंतर्गत एक उपाध्यक्ष बताया है, तो उपाध्यक्ष हमारा कौन होगा, कैबिनेट रैंक का कोई अधिकारी होगा, है ना। तो अगर जो उपाध्यक्ष होगा ना, उसकी रैंक का अधिकारी होगा, किसके, कैबिनेट रैंक के समकक्ष का कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष बनने की योग्यता रखता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ये भी चीजें समझ में आ गई हैं कि उपाध्यक्ष होगा तो भाई ऐसा व्यक्ति होगा जो कैबिनेट रैंक का कोई अधिकारी होगा। वर्तमान में कौन है मेरे दोस्तों, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। कौन है आपके वर्तमान में, राजीव कुमार है मेरे दोस्तों, है ना। कौन है, राजीव कुमार। कोई ऐसा व्यक्ति उपाध्यक्ष बनेगा जो कैबिनेट रैंक का कोई अधिकारी होगा। जब हम इसके पूर्णकालिक सदस्य की जब बात करते हैं, तो पूर्णकालिक सदस्य जो कोई भी व्यक्ति होगा वह किसके जो है रैंक के समकक्ष होगा मेरे दोस्तों। तो राज्य के मंत्री जो होते हैं, राज्य के मंत्री के समकक्ष इनको दर्जा प्राप्त होगा मेरे दोस्तों। तो जो 4 पूर्णकालिक जो सदस्य हैं,
वह किस रैंक के होना चाहिए मेरे दोस्तों? तो राज्य के मंत्री के पद के समकक्ष इनको दर्जा प्राप्त होना चाहिए। 4 जब हम पदेन सदस्यों की बात करते हैं तो 4 पदेन सदस्य जो होते हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? नामित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और उनकी रैंक कैसी होती है भाई? जो कैबिनेट रैंक के होते हैं, कैबिनेट रैंक के समकक्ष होते हैं मेरे दोस्तों, जिन्हें जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। आई बात है आप लोगों को समझ में? पदेन सदस्य को तो नियुक्त कौन करता है? आपका प्रधानमंत्री करता है। और किस रैंक के होना चाहिए? कैबिनेट रैंक के होने चाहिए। वहीं अपन बात करते हैं सीईओ। तो सीईओ का जो है एक कार्यकाल निश्चित होता है मेरे दोस्तों, और जो अगर अपन बात करें जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और वह कौन से रैंक का होता है? जो भारत सरकार का जो सचिव होता है ना, उसकी रैंक के समकक्ष कोई व्यक्ति यहां पर क्या कर सकता है? आपका सीईओ बन सकता है। तो यहां पर हमने बहुत शानदार तरीके से चीजों को सीख लिया है मेरे दोस्तों। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिल जाए जो पढ़ाया जा रहा है क्लास के अंतर्गत, जो क्लासेस के अंतर्गत आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ या नोट्स चाहिए, तो आप जरूर से जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप जो है टेलीग्राम के अंतर्गत संपूर्ण एकेडमी जरूर से जरूर सर्च करिएगा, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको जो है ऐसा लगता है कि आपको अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप पर वगैरह पर भी आपको जो है इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाए, नोट्स मिल जाए, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में कर दें। हमारी टीम आपको उस नंबर पर जो है पीडीएफ और नोट्स भी सेंड कर सकती है। तो आइए अपन आगे बढ़ते हैं, और इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके चर्चा करते हैं हम उस बारे में। देखो अब अपन इनकी शाखाओं की बात कर लेते हैं। जो नीति आयोग होता है उसकी कुछ शाखाएं भी होती हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एक एक करके चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं शोध शाखा की। शोध शाखा के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं विद्वानों को समर्पित क्या होती है? एक पैनल होती है, याद रख लेना। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं विद्वानों को समर्पित यह एक थिंक टैंक के रूप में यह एक कार्य करती है ना। आइए आप लोगों को बात समझ में। वहीं अगर अपन बात करें परामर्शदात्री शाखा की, तो देखो परामर्शदात्री शाखा के अंतर्गत क्या होता है कि भाई ये ऐसे विशेषज्ञों की एक पैनल तैयार करती है जिसे राज्य एवं केंद्र जरूरत पड़ने पर अपने हिसाब से जो है जिनसे काम ले सकती है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सुविज्ञता एवं निधियन के विशेषज्ञों की पैनल उपलब्धता, है ना। पैनल उपलब्धता जिनका उपयोग केंद्र एवं राज्य जरूरतों के हिसाब से कर सकती है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि एक ऐसे विशेषज्ञों की पैनल उपलब्ध कराना है जिसका जो है उपयोग केंद्र एवं राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से कर सकें। आगे हम बात करते हैं टीम इंडिया शाखा की। टीम इंडिया शाखा के अंतर्गत क्या होता है? इसमें प्रत्येक राज्य एवं मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं। टीम इंडिया शाखा के अंतर्गत क्या है? प्रत्येक राज्य एवं मंत्रालय के प्रतिनिधि इसमें होते हैं। यह राष्ट्रीय सहयोग एवं सहकार के रूप में कार्य करती है। किसके लिए कार्य करती है? नीति आयोग के लिए कार्य करती है। सहयोग एवं सहकार के रूप में यह काम करती है। इसके अंतर्गत क्या होते हैं? राज्य एवं मंत्रालय के प्रतिनिधि इसके अंतर्गत होते हैं। कुछ कार्यों की हम चर्चा कर लेते हैं मेरे दोस्तों। इसका मुख्य कार्य की हम चर्चा करते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो आप लोगों को कार्य तो देखो जो है मैं 1 या 2 ही बता रहा हूँ, और भी कार्य इसके रहते हैं, लेकिन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल 2-3 कार्यों की हम बात करेंगे यहाँ पर। देखो सबसे पहले तो इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? इसका जो प्राथमिक कार्य क्या होता है? सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। मैंने पहले ही बता दिया है, ये थिंक टैंक के रूप में काम करती है, जो क्या करती है? सरकार को सलाह देती है और योजना को बनाने में सहायता करती है। ये मैंने पहले ही आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि प्राथमिक कार्य इसका क्या है भाई? सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है, जिससे सरकार क्या करे? लोगों के हित में योजना बना सके। आइए आप लोगों को बात में समझ में। देखो ग्रामीण विकास के लिए जो है योजना की पहलों को लागू कर सके। तो ये इसके मैंने कुछ आप लोगों को इसके कुछ इंपॉर्टेंट कार्य बताए हैं। देखो कार्य इसका क्या होते हैं? सीधा तो कार्य इसका क्या होता है कि सरकार को जो योजना सरकार लागू करती है उनके लिए सलाह देना, और भी बहुत सारे काम हैं इसके। अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पर सीधा जो मैंने प्राथमिक कार्य आप लोगों को बताया है, वह इसका कार्य सरकार को जो है आर्थिक सामाजिक जो है लोगों के हित में योजना बनाने के लिए सहयोग करना है, और क्या करना है? जो है सलाह देना है। तो यहाँ पर हमने योजना आयोग और नीति आयोग दोनों को बहुत शानदार तरीके से सीखा है। योजना आयोग को परिवर्तित कर नीति आयोग किस तरीके से किया, क्या क्या परिवर्तन हुए, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थी नीति आयोग में, उसकी प्रणाली क्या थी योजना आयोग की, उसे क्यों बंद किया गया, उसके वजह से फिर उसके बदले में उसको परिवर्तित करके नीति आयोग क्यों किया गया, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बात की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इसलिए संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मैं आप लोगों के साथ में जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर से एक बार उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद और धन्यवाद।